मैं इतना डर डर के गया था उनके पास. That was my first probably exposure to the medical fraternity. आपके हिसाब से यदि ये सर्जरी नहीं होता या आप एक सर्जन नहीं होते, what it would have been for you? कितना कॉमन है गॉल ब्लैडर स्टोन्स प्रेगनेंसी में होना या जस्ट आफ्टर डिलीवरी के होना? बहुत लोग सोचते हैं कि मेरे शरीर से यदि कुछ निकल जाएगा तो पता नहीं उसके बाद मेरा बॉडी सही से काम करेगा कि नहीं करेगा. बिल्कुल, बिकॉज किडनी इज अ वेरी क्रूशियल ऑर्गन, उसको नहीं निकाला जा सकता. एंड आई थिंक किडनी स्टोन जो यूरेटर में होता है या किडनी में होता है उसका एक निकास है कि वो यूरिन के थ्रू निकल सकता है, वहां पे आप चांस ले सकते हैं मेडिसिन का. जिस औरत की या जिस लेडी के ब्रेस्ट में गांठ निकलती है उसको डर तो इसी बात का रहता है कि चाहे ये वाला कैंसर ना निकल जाए. After, like, what is the modern era science to be evolving as a surgeon? Hello everyone, this is Dr. Jyoti Yadav at the platform of Medicast. Medicast पे हम आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं जो आप जनरली अपने घर में बैठ के सर्च करना चाहते हैं, बट यहाँ पे वो सब इन्फॉर्मेशन आपको ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज से मिलती हैं. दैट मीन्स द स्पेशलिस्ट ऑफ द हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज. सो टुडे मेडिकास्ट के प्लेटफॉर्म पे है हमारे साथ डॉक्टर नरेश. डॉक्टर नरेश इज अ सर्जन विद अस. एंड डॉक्टर नरेश, यदि मैं आपसे पूछना चाहूँ व्हाट हैज बीन योर जर्नी अक्रॉस फ्रॉम योर चाइल्डहुड टिल यू बिकेम अ सर्जन, प्लीज. First of all, thank you, Dr. Jyoti, for having me on this show. It's an absolute pleasure. And hello to all the viewers also. So, to answer your question, when I was very small, I very, very vividly remember बचपन में जब दांतों में दिक्कत होती थी, तो एक डेंटिस्ट होते थे जिनके पास मम्मी पापा ले जाते थे. तो I still remember the first visit. मैं इतना डर डर के गया था उनके पास, बट उन्होंने इतनी बढ़िया तरीके से वो इलाज किया. आई डिडंट क्राई देयर. और उनका एक सिस्टम होता था, वो हमेशा दांत निकलवाने के बाद वो आइसक्रीम खिलाने भेज देते थे. तो एक दैट वाज माय फर्स्ट प्रोबेबली एक्सपोजर टू द मेडिकल फ्रेटर्निटी व्हिच आई रिमेंबर. Later on, there have been a lot of doctors in my family, but I used to always admire the surgeons somehow. बिकॉज सर्जरी में बहुत ही प्रोएक्टिव रहने की जरूरत होती है. एंड व्हेन यू गो टू अ सर्जन यू गो विथ सो मच पेन एंड यू आर इन अ लॉट ऑफ ट्रॉमा, बट जनरली as soon as you are there, you are sort of put to rest and the treatment is provided. So these are probably a couple of reasons why I eventually got into the medical and surgery per se. Okay. So डॉक्टर नरेश, यदि हम आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की इस दौरान में बात करते हैं तो उसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताएं कि व्हाट ऑल यू हैव डन सो मेनी इयर्स अक्रॉस द लाइन. यस मैम, बहुत लंबा सफर रहा है और बहुत ही मजेदार सफर रहा है. एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू लॉट मोर. एंड टू स्टार्ट विद, मैंने अपना एमबीबीएस जो है मेडिकल मैंने मैसूर से किया है. उसके बाद आई गॉट इनटू माय एमएस जनरल सर्जरी व्हिच आई हैव कंप्लीटेड फ्रॉम KMC Mangalore, so part of the Manipal group. और उस टाइम पे आफ्टर फिनिशिंग माय जनरल सर्जरी मेरे को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी GI सर्जरी का शौक था, कार्डियो सर्जरी का शौक था. तो आई वाज अ लिटिल कंफ्यूज्ड कि कौन से ब्रांच में जाया जाए. So that is when I arrived in Delhi and Gurgaon. I have worked in a lot of specialties. I was associated with Maulana Azad Medical College and GB Pant, which are premier institutes in Delhi. I have experience in gastrointestinal surgery and liver transplant. Eventually, my heart settled on laparoscopic surgery, minimal invasive general surgery, because the advantage of being a general surgeon is that you're not giving up any particular field. We still operate on a lot of parts. So that gives you the widest portfolio, you can say. So that was one reason, and I never regret it even till date. I keep telling my friends or people whenever we reach that kind of conversation that if I am reborn or if I am given another chance to correct the wrongs, this is one thing I am not going to change. I was sort of born to become a surgeon, reborn, and I would always want to be a surgeon. So it has been that kind of satisfying journey.
touch wood, hoping for. आपके हिसाब से यदि ये सर्जरी नहीं होता या आप एक सर्जन नहीं होते, व्हाट इट वुड हैव बीन फॉर यू? वो कभी सोचा ही नहीं मैम। तो सर्जन, अगर मान लो जैसे आप पूछ रहे हैं कि अगर सर्जन नहीं होते तो किसी सर्जिकल स्पेशलिटी में ही होते, बट So no other choice yes, apart no from other, the yes, surgeon. मतलब ENT या anything of that sort, but I feel that I am cut out for that kind of thing कि मेरे को थोड़ा एक्टिव वो चाहिए इन्वॉल्वमेंट। सो सर्जिकल स्पेशलिटी में ही one of the other branches. आपका बिगेस्ट चैलेंज एज अ सर्जन क्या रहा? I think, ma'am, biggest challenge are different at different times. Of course, it takes a lot of effort to get to where we have. You would know, you are yourself a very accomplished surgeon. So the effort along the way is only part of the battle. What the books teach you and what the degree gives you is only maybe a license, a legal license to practice. But actually, the learning begins after you have got all these and you start treating patients. So that responsibility is something which is it's very humbling, and I always look at it. It is amazing how patients can put their complete trust and faith in you. Their life is in your hands. So I think that is an honor. I've always looked upon it that way. कि वो मौका दे रहे हैं हमको and we have to deliver. If you make a mistake, somebody else suffers. So those are the things, and I think that gratitude which comes back, I'm sure you also have your own set of patients. Once they are sort of attached to you, they probably become like family. They will trust you blindly. So I think that is the biggest return on investment you can sort of think of. करेक्ट, सो ट्रू। सो यदि मैं बात करती हूँ ओवर द जर्नी, आई थिंक इट्स बीन मोर देन 20 इयर्स फॉर यू। सो उस पूरी जर्नी के दौरान कोई ऐसा इंसिडेंस या कोई ऐसा पेशेंट या कोई ऐसा केस जिसने आपको एक लाइफ सेटिंग एग्जांपल की तरह अपने आप को प्रोड्यूस किया, व्हिच यू कैन रिमेंबर एंड टेल टू आवर ऑडियंस? इंसिडेंट्स और ऐसे एक्सपीरियंसेस तो बहुत ही ज्यादा हुए हैं मैम। तो आई मीन वेरी, आई रिमेंबर वेरी विविडली अ पेशेंट. I had treated him for some surgical problem. It was not a very big problem, but the surgery went off very well. He recovered well, and when his first child was born, he brought he invited me over, and he was adamant that I should name the child. And I mean, there are countless such instances, but this is probably one of the, for somebody, that name is going to be with that child for life. And there are so many takers for that honor. But I mean, I don't know what was in his thoughts to give me that honor. So we have always been Yes. savior for Yes. many of our Yes. patients, and a lot many blessings we get every day, and that's the thing I think we get going every day with lot Bilkul, much ma'am. enthusiasm. Bilkul. Okay, that's wonderful, and I think that makes you an accomplished surgeon, right? And moving on to the talk further, if I ask you, I'll take you through a journey of the women health specifically as a surgeon, because I have been a gynecologist and delivering patients over and over many years now. तो वहां पे ना बड़ी सारी क्वेश्चंस लोग हमारे पास लेके आते हैं, तो उनमें आपका रोल कहाँ तक जस्टिफाइड है या कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं, उनके ऊपर आज हम थोड़ी सी बात करेंगे आपसे। सो पहला क्वेश्चन मेरा जो आपके लिए जाता है वो ये है कि कितना कॉमन है गॉल ब्लैडर स्टोन्स प्रेगनेंसी में होना या जस्ट आफ्टर डिलीवरी के होना? बहुत अच्छा सवाल है मैम, एंड ये बहुत ही कॉमन कंडीशन है, बहुत लोग इससे जूझते हैं। सो इट्स अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। सो पहले तो गॉल ब्लैडर स्टोन आदमियों से ज्यादा औरतों में बनते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली ये बनते भी उस रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ही हैं। सो द टाइम व्हेन लोग अपना फैमिली बढ़ा रहे हैं, उसी टाइम पे गॉल स्टोन भी बनते हैं। इसकी कोई बहुत ही मतलब जिसकी वजह अगर पूछा जाए तो उसको पिन पॉइंट नहीं किया जा सकता है, बट यस, औरतों में इसलिए ज्यादा क्योंकि जो लेडीज हार्मोन होते हैं, ईस्ट्रोजन इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स फॉर गॉलस्टोन्स। रही बात प्रेगनेंसी की, जनरली जो गॉलस्टोन रहते हैं वो पहले से ही रहते हैं, बनते नहीं है प्रेगनेंसी में। ऑफ कोर्स स्टोन शायद थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाए प्रेगनेंसी में, वो पहले से रहते हैं।
अगर मोस्ट ऑफ द गॉलस्टोन्स आर एसिम्प्टोमेटिक, अगर पेशेंट को कभी पेन वगैरह नहीं हुआ है तो उनका कभी अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ होगा। प्रेगनेंसी में जब बाकी वजहों से अल्ट्रासाउंड होती है तो ये पकड़ में आते हैं। और जनरली अगर दिक्कत नहीं देता है तो हम कोशिश करते हैं कि प्रेगनेंसी पूरी हो जाए, उसके बाद उससे टैकल किया जाए। बट कभी कभार आप जानते हो इसमें ऐसी भी कंडीशंस आते हैं जब पेशेंट को पेन हो जाता है, फिर उसके मुताबिक उसका इलाज करना पड़ता है। तो यदि हमारे गोलस्टोन्स, आपका कहने का मतलब है कि यदि एसिम्प्टोमेटिक हैं तो हम पूरी प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी तक वेट करते हैं, एंड यदि बीच में कोई भी कॉम्प्लिकेशन आती है या पेशेंट को एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है या रिपीटेड पेन की हिस्ट्री देता है, तो उन सूरतों के अंदर आप मुझे एक चीज बताएं कि हम प्रेगनेंसी के 9 महीनों के दौरान में कौन सी विंडो में उनकी सर्जरी प्लान कर सकते हैं, या हमें करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मैम एक्चुअली जैसे मैंने बोला कि एसिम्प्टोमेटिक गॉलस्टोन जिसमें बस हम उसको इंसिडेंटल फाइंडिंग बोलते हैं कि किसी और चीज के लिए अल्ट्रासाउंड हुआ है और पता चला है, तो उसमें इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पेशेंट को हम जागरूक कर देते हैं कि आपके गॉलस्टोन है, उनको सिम्टम्स समझा देते हैं कि ये इस हिस्से में रहता है, इसके सिम्टम्स ऐसे कि यहाँ पे पेन होगा, खाना खाने के बाद होगा, कभी कभी पेन पीछे पीठ की तरफ जाएगा, साथ में उल्टी होगी। तो ये हम उनको इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये चीज है, बट क्योंकि आप अभी गर्भवती हो तो हम इसका एक्टिवली कोई इलाज नहीं कर रहे। रही बात किसी को पेन हो गया है और वो प्रेग्नेंट है, तो आइडियली सेकेंड ट्राइमेस्टर माना जाता है, तो 3rd to 6th मंथ इज द सेफेस्ट टाइम। ऑल्दो मेडिकल साइंस आज इस स्तर पे पहुंच गया है कि किसी भी स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में अगर इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़े तो there is a plan in place, but of course that is a little riskier than the normal population, so we still try to avoid. So second trimester or we wait कि delivery होने के बाद about 6 to 8 weeks postpartum. Right. So यहाँ पे the take home message for all my wonderful ladies is कि यदि आप प्रेग्नेंट हैं और आपको किसी भी तरह का गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से दर्द है जो अब पता चला है या पहले से एग्जिस्टिंग है, तो उसमें भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज उसके लिए सर्जरी संभव है। हमारे बीच के जो 3 महीने हैं वो बिल्कुल सेफ पीरियड होता है, ऑलमोस्ट सेफ पीरियड होता है, जहां पे सर्जन इंटरवीन करके उस गॉल ब्लैडर को निकाल देते हैं जो कि आपके लिए तकलीफ दे रहा है, एंड उसके बाद हम प्रेगनेंसी को बिल्कुल नॉर्मल कंटिन्यू करते हैं एंड यू डिलीवर एट द एंड अ हेल्दी बेबी, राइट? Correct. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर नरेश, एक चीज बताएं मुझे कि हर्निया कितना कॉमन है प्रेगनेंसी में या लेडीज में? हर्निया काफी कॉमन रहता है, स्पेशली अब हर्निया बहुत सारे किस्म के होते हैं। हर्निया का मतलब है कि जो पेट की दीवार है उसमें कहीं डिफेक्ट या गैप हो जिसमें पेट के अंदर की चीज बाहर निकलती है। ये ज्यादातर जोर लगाने पे निकलती है, आप खांसते हो, आप छींक मारते हो, आप कुछ वजन उठाते हो, तब कोई चीज निकलती है गुब्बारे जैसी और फिर अपने आप ही वापस चली जाती है। जनरली ये प्रेजेंटेशन होता है। अब जो हर्नियाज होते हैं ये बहुत किस्म के हैं, उनके नाम दिए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन कि किस जगह से निकल रहा है। तो फ्रॉम द प्रेगनेंसी पॉइंट ऑफ व्यू अम्बिलिकल हर्निया हम बोलते हैं, नाभि के पास वाला हर्निया, ये बहुत ही कॉमन है एंड जनरली ये माना जाता है कि जो अम्बिलिकस एक एरिया है जो थोड़ा सा वहां पे डिफेक्ट बहुत लोगों में रहता है, प्रेगनेंसी में खिंचाव की वजह से वो गैप थोड़ा बढ़ जाता है और हर्निया दिख जाता है। इसके अलावा भी बाकी बिकॉज पेट में प्रेशर बढ़ा हुआ है, बाकी कोई हर्निया है वो भी प्रेगनेंसी में ज्यादा दिखते हैं। ओके, अच्छा एक चीज और यहाँ पे हर्निया के बारे में, क्या सिजेरियन डिलीवरी या नॉर्मल डिलीवरी, वजाइनल डिलीवरी की हम बात करें तो कौन सी वाली डिलीवरी के अंदर, मोड ऑफ डिलीवरी में हर्निया के चांसेस डिलीवरी के बाद ज्यादा होंगे? यस मैम, ये तो देखिए एक टाइप ऑफ हर्निया होता है जिसको हम इंसिशनल हर्निया बोलते हैं। वो किसी पहले किए हुए सर्जरी का जो घाव है उसकी कमजोरी जब होती है तो उसमें हर्निया बनता है, उसको इंसिशनल हर्निया बोलते हैं। अगर डिलीवरी वेजाइनल हुई है तो उसमें बाहर कोई घाव नहीं लगा तो उसके ऑफ कोर्स उसके अलग क्राइटेरिया हैं, आप डिसाइड करते हैं कि कौन सा पेशेंट इसके लिए जाए या सिजेरियन करवाए। तो पोस्ट सिजेरियन सेक्शन मतलब जैसे पेट पे घाव डाल के बच्चे को वहां से उस रास्ते से निकालने का जो उस प्रक्रिया है, उसमें जो घाव है उसमें हर्निया बनने की संभावना रहती है। बट हमारे एज सर्जन्स हम लोग वी वांट टू ऑलवेज
prevention is better than cure. So most of us do our absolute best कि वो ना हो. So but sometimes in spite of everything there is a possibility. So I think 1 to 2% chances रहते हैं कि post cesarean hernia बने. तो यहाँ पे यदि मैं अपनी लेडीज के लिए पूछना चाहूँ आपसे कि कौन कौन से प्रिकॉशंस वो घर में रह के कर सकते हैं कि उनको डिलीवरी के बाद या प्रेगनेंसी में हर्निया के चांसेस कम रहे. यस, तो एक दो चीजें होती हैं. जैसे मैंने बोला, हर्निया बनता है क्योंकि जो टिश्यू है सामने उसमें कमजोरी पड़ने की वजह से. तो सर्जन अपनी तरफ से जो कर रहा है सो है वेरी गुड हाइजीन, मतलब साफ सफाई मेंटेन रहनी चाहिए, क्योंकि अगर कुछ इन्फेक्शन हो जाता है तो वो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है जो हमारी बनावट है उस पे, जो स्ट्रेंथ है सर्जरी की. इसके अलावा इमीडिएट जो डिलीवरी के बाद का जो वक्त है उसमें हम पेशेंट को उनको एनकरेज करते हैं कि वो अपने नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज में जाएं, लेकिन उस पे ज्यादा एक्सर्शन नहीं पड़ना चाहिए. तो इसमें अगर कब्ज हो, अगर आपको खांसी हो या ऐसे कोई भी चीज हो जिसमें प्रेशर बन रहा है पेट में, उसका इमीडिएटली आपने ट्रीटमेंट लेना है. दूसरी चीज है कि बहुत ही जैसे झुक के भारी वजन उठाना, डायरेक्टली जो इस पे स्ट्रेन डाले, वो चीजें अवॉइड होनी है. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बेड रेस्ट या लेटे रहें. यू हैव टू बी एक्टिव एंड इनफैक्ट पोस्ट डिलीवरी कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस और थोड़े बहुत आपके जो भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं या जो भी, वो यू टेक गाइडेंस, दे विल बी दे आर वेरी एबल टू गाइड यू इनटू कौन से एक्सरसाइजेस करने चाहिए ताकि जो मसल्स जो आपके जो मांसपेशी खींचे हैं उनको वापस नॉर्मल टोन या उनका जो नॉर्मल पोजीशन है उसमें लाने में कैसे उस पे मदद की जाए. राइट. सो यहाँ पे आप लोगों के लिए जो चीज है वो ये है कि आप अपनी डिलीवरी के बाद जितना अच्छा अपनी मसल्स की स्ट्रेंथ को डेवलप करेंगे, उतनी स्ट्रॉन्ग आपका एब्डोमेन होगा और उतना कम चांस होगा कि कोई भी इंटरनल ऑर्गन बाहर निकल के उस डिफेक्ट से आए. सो आप घर में जो कर सकते हैं वो सिर्फ ये कर सकते हैं कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर डाइट, योर मसल स्ट्रेंथ एंड प्रॉपर एक्सरसाइज. ये नहीं है कि आप डिलीवरी के बाद पूरा 1 महीना बेड के ऊपर लेटे रहें. राइट? बिल्कुल मैम, दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक एक्चुअली. एब्सोल्युटली. क्योंकि हमारे जो गांव में महिलाएं हैं जो डिलीवरीज के बाद एक टाइम पीरियड बोला जाता है जिसको हम जाबे वाला टाइम बोलते हैं, वहां पे हम ये कहते हैं कि आपको बेड पे ही रहना है, किसी चीज को नहीं छूना है, बेड से उतर के सिर्फ बाथरूम तक जाना है, ज्यादा वॉक नहीं करना है या पेट को बांध के रखना है ताकि वो पेट जो इतना ज्यादा निकल के आ गया है वो वापस से ठीक हो जाए. So that these are all things जो आपको ध्यान रखनी है कि पेट को बांधने से आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग नहीं होगी. उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए आपको अपनी कोर को मजबूत करना होगा एंड उसके बाद आपको हर्निया के चांसेस बहुत कम होंगे. Now moving on to yet another topic, that is obesity. So जहां हम बात ओबेसिटी या मोटापे की करते हैं, ये हम जानते हैं कि ये हमारे अर्बन लाइफस्टाइल जो है उसमें बहुत कॉमन है आज के दिन, और लोग बहुत तरीके के मेजर्स लेते हैं. कहीं इंजेक्शंस हैं, कहीं मेडिसिन्स हैं, कहीं ट्रेनिंग्स हैं, कहीं एक्सरसाइज है, कहीं सर्जरीज हैं. सो यदि मैं इस पे थोड़ी सी बात करूं कि आपको क्या लगता है कि सर्जरी कितना इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है ओबेसिटी कंट्रोल में? यस, तो जैसे ओबेसिटी आपने कहा, आज तो हम इसको बोलते हैं ओबेसिटी इज एन एपिडेमिक टुडे. बहुत ही फैला हुआ है. इट इज वेरी रैम्पेंट. अब इट इज ऑल्सो अ वेरी सोशल प्रॉब्लम बिकॉज लोग मोटा दिखना चाहते हैं नहीं, बट ऑल्सो इंसान आलसी है तो वो नहीं बहुत ज्यादा मेहनत करना चाहता. एवरीबडी, आई एम श्योर आपके पास भी पेशेंट्स आते होंगे, मेरे पास आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब गोली लिख दो, मोटापा कम कर दो. तो आजकल एक्चुअली जमाना ऐसे हो गया है कि वैसे गोलियां बनी है वैसे इंजेक्शन बन गए, बट आपके लिए कौन सा जो ट्रीटमेंट बेस्ट रहेगा उसके लिए प्रॉपर क्राइटेरिया है. अब बहुत ज्यादा टेक्निकल हुए बगैर मैं ये बता दूं आपको कि जो ओबेसिटी है उसको हम नापते हैं एक मेजर जिसको हम BMI बोलते हैं. तब उसके बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं कि कौन से पेशेंट को क्या सबसे. तो इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट है वो लोअर BMI में ही आएंगे जिनके लिए सर्जरी करवाने का कोई फायदा नहीं है. तो मैम जैसे बोल रहे थे, अभी आजकल बहुत ही सारी दवाइयां और इंजेक्शंस बहुत पॉपुलर हैं
or because social media is so active, most of the people hear about it through their regular social media channels, YouTube पे भी और Insta पे भी, or you will hear it from somebody. But yeah, it should always be taken with proper guidance. And coming to the modalities, जो medicines हैं वो थोड़े छोटे BMI वाले, जो BMI अगर 30 के करीब हो तो उनके लिए इंडिकेटेड है. सर्जरी शुड ओनली बी डन इफ द BMI इज मोर देन 40. एंड ज्यादातर इसमें अदर देन ओबेसिटी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं विच आर द एक्चुअल किलर्स. ओबेसिटी के साथ बहुत सारे लोगों को डायबिटीज हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है, नींद ठीक से नहीं आती, उसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया बोलते हैं. वजन की वजह से आपके जॉइंट्स वगैरह जो है उस पर बहुत दबाव पड़ता है. 40 की उम्र में नी के ऑस्टियोआर्थराइटिस, गठिया जो बोलते हैं, ये सारी. सो ओबेसिटी को ट्रीट करने का जो पर्पस है इवन थ्रू सर्जरी, वो ये है कि जो बाकी आपके कोमॉर्बिडिटीज हम बोलते हैं, जो बाकी बीमारियां उसकी वजह से हैं, वो अपने आप ही कंट्रोल में आ जाते हैं. सो टू आंसर योर क्वेश्चन, सर्जरी बहुत ही सीमित ऑप्शन है जो इन लोगों को दिया जाता है जिनकी BMI बहुत ही ज्यादा है. बाकियों के लिए there are options of medicine, and the best option still is to have a healthy diet and to become active and to exercise. That is still the best option. Let me come with a very straight questions. Ozempic, Mounjaro, जो हम आज के दिन सोशल मीडिया पे इतना देख रहे हैं और लोग ले भी रहे हैं, क्या Ozempic और Mounjaro जैसे इंजेक्शन सर्जरी का सब्स्टिट्यूट हैं? नहीं मैम, they cannot be substitute. Like I said, criteria बहुत ही fixed है from the medical point of view. अगर आपका body mass index 40 plus है, तो the clinician will offer you surgery straight up front, unless कि कोई high risk हो, anesthesia के लिए कोई risk हो. But because आज के इसमें डेट में these drugs are available in the market, and there are people who are dealing, or they are experts in handling these medicines. They are more easily available. Also from the patient's perspective, कोई ऑपरेट नहीं करवाना चाहता है, लोगों को सर्जरी से डर लगता है, but they are okay to take these medicines. इसमें ड्रॉबैक ये है कि ये दवाइयां ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती हैं. वक्त के साथ इनका असर कम हो जाता है, और जब आप इसको रोक देते हो तो मोटापा वापस आ जाता है. तो ऑल दीज आर ओनली सप्लीमेंट्स. इनके साथ साथ यू हैव टू बिल्ड अ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड यू हैव टू गेट इनटू अ एक्टिव लाइफस्टाइल. दीज आर ओनली गिविंग यू अ स्मॉल ब्रिज. जो आप नहीं कर पा रहे हो, आपका अगर 20% वेट कम हुआ तो आप शायद एक्टिव बन पाओगे, वही मकसद है. But you cannot depend only on the medicine. जैसे Ozempic हो गया, yeah, that is the difference. So the take-home message for this question goes to my beautiful ladies कि Ozempic या Mounjaro आप यदि ले भी रहे हैं तो प्लीज डॉक्टर की गाइडेंस में लें. दे कैन टेल यू बेटर कि आप किस क्राइटेरिया में फिट होते हैं, एंड डॉक्टर्स के पास वो सब चीजें, कौन से साइड इफेक्ट्स हैं, उनको ट्रीट कैसे किया जा सकता है, या आपके लिए बेस्ट सूटेड ऑप्शन कौन सा है. सो प्लीज अपने डॉक्टर से मिले यदि आप वेट लॉस जर्नी पे हैं. आपको हेल्दी लाइफस्टाइल करना ही करना है, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर दैट. एंड ऑप्शन यदि आप तलाश रहे हैं तो उसको भी किसी स्पेशलिस्ट से जान के ही उसको आजमाएं, ना कि ऐसे कि सोशल मीडिया पे इस सेलिब्रिटी ने मुंजारो लिया, उस सेलिब्रिटी ने ओजेम्पिक लिया और आपने भी ओजेम्पिक या मुंजारो ट्राई करना शुरू कर दिया. हर ड्रग का कोई इफेक्ट होगा तो हर ड्रग का कोई साइड इफेक्ट भी होगा. सो नो इट बेटर फ्रॉम द डॉक्टर इटसेल्फ. डॉक्टर नरेश, मेरा अगला सवाल है कि गायनी पेन और अपेंडिक्स का पेन. अपेंडिक्स बड़ी कॉमन सी चीज है, सबको पता होता है, बट हम कैसे उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये गायनी रिलेटेड पेन है या अपेंडिकुलर पेन है? यस मैम, ये हमारे लिए भी बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन होता है, क्योंकि नॉर्मली जैसे अपेंडिसाइटिस के पेन के साथ साथ फीवर होता है, वॉमिटिंग होता है, बट इन अ प्रेग्नेंट लेडी ये सारी चीजें ऑलरेडी, देयर बॉडी टेम्परेचर इज अ लिटिल हायर देन नॉर्मल. नोजिया, वॉमिटिंग वैसे भी प्रेगनेंसी का एक हिस्सा होता है, तो इट इज अ डायग्नोस्टिक चैलेंज. नॉर्मली हम पेशेंट्स को ये बोलते हैं कि अगर कोई पेन जो नहीं है, न्यू काइंड ऑफ पेन यू आर फीलिंग, आपका अनुभव बताना चाहिए कि आपका जो पेन है अगर वो नया है और वो बरकरार है, अगर वो लगातार है. अपेंडिक्स का पेन कभी आने जाने वाला पेन नहीं है, इट इज नॉट कोलिक, तो वो लगातार रहेगा, बढ़ता जाएगा. तो वैसा कोई पेन हो
और एक और चीज होती है कि भूख मिट जाता है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कि लोग को इन्फ्लेम होता है तो आपकी भूख मिट जाती है। तो अगर भूख मिट रहा है, पेन एक ही जगह पे लगातार आपका बढ़ता जा रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है, बेसिकली अगर आपको लग रहा है कि कोई नई चीज है, आपने इमीडिएटली आपने कंसल्ट करना है। अगर आप कन्विंस्ड हो कि ये नॉन प्रेगनेंसी रिलेटेड पेन है, तो यू कैन मीट अ सर्जन। आप सीधा सर्जन के पास जा सकते हो। और कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो यू शुड मीट योर ऑब्स्टेट्रिशियन, ताकि दे विल बी एबल टू गाइड यू। इट्स ऑलवेज अ चैलेंज। एक बार हमारे पास पहुंच भी जाते हैं तो वी स्टिल हैव टू आइडेंटिफाई इट एट आवर एंड वी हैव टू प्रोवाइड सम प्रूफ। So, because जो depending on the stage of pregnancy, uterus takes up lot of space, तो appendix को भी कहीं ना कहीं दबा देता है, पीछे छुपा देता है। तो प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड इज द सेफेस्ट ऑप्शन अवेलेबल। उससे बच्चे को, माँ को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट अल्ट्रासाउंड इज योर फर्स्ट मोडालिटी। हम अल्ट्रासाउंड करा के कोशिश करते हैं पता लगाने का कि अपेंडिसाइटिस है या नहीं। कितना कॉमन है अपेंडिसाइटिस होना, अपेंडिक्स का पेन होना फीमेल्स के अंदर एज कंपेयर टू मेल्स? आई थिंक इन जनरल बहुत ज्यादा फर्क है नहीं। यू कैन नॉट से, जैसे गॉलस्टोन में मैंने कहा था कि ये वेरी लेडीज प्रिडोमिनेंट है, अपेंडिक्स में वैसा नहीं है। अपेंडिसाइटिस के लिए जो जनरली रिस्क फैक्टर्स हम मानते हैं कि अगर किसी को कब्ज की शिकायत रहती है, उनका अगर बावल मूवमेंट और उनके जो हाजमे की शक्ति है उसमें कोई अगर डेफिसिट हो, तो मेनली कॉन्स्टिपेशन, कब्ज रहता है, तो अपेंडिसाइटिस के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सो मेल फीमेल में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। सो इक्वल रेशियो। अच्छा, एक चीज और बड़ी कॉमन है कि अपेंडिक्स हमारी बॉडी का यूजफुल ऑर्गन है भी कि नहीं है, कि उसको निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि मेरे शरीर से भी कुछ निकल जाएगा तो पता नहीं उसके बाद मेरा बॉडी सही से काम करेगा कि नहीं करेगा। सो रिमूविंग अपेंडिक्स, हाउ सेफ इट इज? नो, एक्चुअली पहले तो अपेंडिक्स को बिल्कुल ही माना जाता था कि वी यूज्ड टू कॉल इट वेस्टिजियल, मतलब ये किसी जमाने में ये काम की चीज थी। अभी ये धीरे 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 खत्म हो रही है। हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे, इंसान के भी पहले जैसे बंदरों के पूंछ होते थे, तो वो धीरे धीरे गायब हुए हैं। तो दिस वाज आल्सो कंसिडर्ड इन दैट कैटेगरी। बट अभी लेटेस्ट रिसर्च इज शोइंग दैट अपेंडिक्स का थोड़ा बहुत काम है, लेकिन अगर उसमें कोई सूजन बनती है तो उसको निकालने से नुकसान कुछ भी नहीं है, बट कंप्लीटली यूजलेस नहीं माना जा सकता। अभी उसमें लिम्फोइड टिश्यू होता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गट इम्यूनिटी में उसका रोल है। रिसर्च अभी भी जारी है, बट देयर इज नो डाउट दैट अगर अपेंडिक्स की जो सूजन होती है वो इसीलिए ज्यादा खतरे वाली मानी जाती है क्योंकि उसका एक कोना जो है वो ब्लाइंड है, पहले से ही उसका एक कोना बंद है। अगर दूसरा तरफ किसी वजह से बंद हो जाता है तो फटने के चांस रहते हैं। इसीलिए जब डायग्नोज होता है आज की डेट में भी द बेस्ट ऑप्शन इज सर्जरी। ओके, सो अपेंडिक्स की सर्जरी यदि आपको किसी भी तकलीफ की वजह से हो रही है तो उसमें चिंता करने का कोई विषय नहीं है। दे आर डन लेप्रोस्कोपिकली दीज डेज। आज यदि हम बात करते हैं आगे चल के, तो मुझे एक चीज और आपसे जाननी है कि बहुत सारी सर्जरीज पेट को खोल के की जाती हैं और आज के टाइम पे बहुत सारी सर्जरीज दूरबीन द्वारा की जा रही है। तो पेशेंट्स का टेक ये होता है कि मुझे कौन सी सर्जरी दूरबीन से करानी चाहिए या कौन सी पेट खोल के ही होगी। तो उसके ऊपर आप मुझे ये बताएं कि प्लीज लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज कितनी सेफ है और कितना उनसे हमें बेनिफिट मिलता है? लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बहुत ही सेफ है। इट इज ऑलमोस्ट कंपेरेबल। जो थोड़ी बहुत फर्क होती है वो एनेस्थीसिया और बाकी चीजों में होती है। अब जैसे मानिए कि हम प्रेग्नेंट लेडी की बात कर रहे हैं, इवन प्रेग्नेंट लेडी में भी लेप्रोस्कोपी इज बीइंग डन वेरी सेफली। पहले ये माना जाता था कि लेप्रोस्कोपी में हम कार्बन डाइऑक्साइड इंसफलेट करते हैं तो उससे प्रेशर, बट इफ नेसेसरी, अगर ऐसे मानो कि हमने गॉलस्टोन की बात करी, अगर आज की डेट में कोई पेशेंट आया हु इज मे बी 3 months और 4 months प्रेग्नेंट एंड शी इज हैविंग गॉलस्टोन रिलेटेड कोलिसिस्टाइटिस, तो आज के उसमें भी द बेस्ट ऑप्शन इज लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी। रही बात ओपन वर्सेस लेप्रोस्कोपी की, वेरेवर लेप्रोस्कोपी इज एन ऑप्शन, जनरली उसमें कट छोटा लगता है, रिकवरी बहुत फास्ट होती है। ऑफ कोर्स सर्जरी जो है वो किसी एक्सपीरियंस सर्जन के हाथों हो तब। ओपन सर्जरी, जैसे हमने हर्निया की भी बात करी थी,
प्रेगनेंसी में अगर अम्बिलिकल हर्निया हो तो उसमें सिम्टम ना हो तो हम नहीं छेड़ेंगे, लेकिन कभी कभी वो अटक जाता है तो उसमें पेन या रेडनेस हो तो यू हैव ऑप्शन कि उसमें छोटे से कट से ओपन सर्जरी किया जा सकता है। तो इट इज ऑन अ केस बेसिस। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी फॉर कोलिसिस्टेक्टमी बहुत छोटे 4 इंसिशन या 3 इंसिशन होते हैं, लेकिन ओपन हम करते हैं तो बहुत ही बड़ा कट लगता है। सो इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गन, बट फंक्शनली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी इज डेफिनेटली बेटर। तो सर्जरी का मोड दूरबीन द्वारा करना है या पेज खोल के करना है, ये पेशेंट की चॉइस है या ये सर्जन की चॉइस है? आजकल आई थिंक पहला चॉइस हमेशा पेशेंट का होता है और हमारा काम है कि उनको प्रॉपरली गाइड किया जाए। सो कोई सिचुएशन, अब जैसे मानिए कि प्रेग्नेंट लेडी अम्बिलिकल हर्निया, अगर पेशेंट बोलता है कि हमको लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करवानी है तो उसमें टाइम कंज्यूम्ड इज लॉन्गर, उसमें जो पोर्ट प्लेसमेंट है और उसमें जो टेक्निक इज लॉन्गर। Whereas if you do an open surgery for an umbilical hernia, आपका आगे आगे से ही हो जाता है, you are not even going to touch the uterus. So from that point of view, you have to guide the patient. I think they come to us with all their faith, so it is about guiding them in the proper way. And to be very frank, personally, I always encourage a second opinion. If somebody is in doubt, I tell the patient, you don't seem to be convinced. आपको अगर कुछ डाउट है, आप जाके और 2 सर्जन से इंडिपेंडेंटली मिलके आइए, उनको ये मत बताइए मैंने क्या बताया या आपने क्या सुना है। आप अपना प्रॉब्लम पेश कीजिए, उनकी राय जानिए और आपको कहीं ना कहीं एक वो कंसेंसस मिलता हुआ दिखेगा। तो कन्विंस्ड पेशेंट इज ऑलवेज अ वेरी joyous and a victorious experience. So faith in surgery is one thing, बट मुझे इतना पता है कि बहुत सारे मेरे पेशेंट्स जहाँ पे मैं कुछ सर्जरीज दूरबीन द्वारा करती हूँ, उनके फियर भी अपनी एक जगह है। तो एक बिगेस्ट फियर जो हमारी सर्जरीज में आता है वो ये आता है कि डॉक्टर जो नसबंदी का ऑपरेशन होता है मुझे दूरबीन से नहीं कराना, वो फेल हो जाता है। सो क्या ये ट्रू है? एज अ सर्जिकल पर्सन आई वांट टू आस्क यू कि पेशेंट जब ये बोलता है कि नहीं पेज खोल के कराना है, दूरबीन द्वारा फेल होने के चांसेस होते हैं, तो क्या कितना सच्चाई है इसमें? ये तो आप भी जानते हो मैम कि दैट इज अ मिथ। तो एक्चुअली जो ओपन टेक्निक है वो काफी ब्लाइंड होता है, एंड जो हम लैप्रोस्कोपी, अब लैप्रोस्कोपी के फायदे बहुत सारे हैं, पेशेंट को तो है ही है, सर्जन को भी बहुत फायदे हैं लैप्रोस्कोपी। हम एक मैग्निफाइड सेटअप में वो कर रहे हैं काम। तो आप मानो कि आपको कोई अक्षर पढ़ना है, आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो आप कुछ मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के देखोगे तो और सूक्ष्म दिखेगा। तो सेम वे ये बस सोच है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ये इसके लिए, नसबंदी के लिए बहुत ही सेफ है, एंड आई थिंक आजकल वही किया जा रहा है, एक्सेप्ट इन सम सेंटर्स। एब्सोल्युटली ट्रू। सो आज के टाइम पे जो हम लाइगेशन करते हैं, जिसे नसबंदी का ऑपरेशन कहा जाता है, वो दूरबीन द्वारा कराना बिल्कुल सेफ है, 100% आपके लिए बेनिफिशियल है। एंड उसमें जो पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी टाइम है वो भी कुछ घंटों का है। आप उसके बाद अपने घर जा सकते हैं और आई थिंक 4 से 1 हफ्ते के टाइम के अंदर, 4 दिनों से 1 हफ्ते में आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज भी रिज्यूम बैक कर सकते हैं। सो दैट्स अ गुड न्यूज अबाउट लैप्रोस्कोपिक ट्यूबल लाइगेशन हियर। मूविंग ऑन टू येट अनदर ऑर्गन व्हिच इज ब्रेस्ट। तो यदि हम ब्रेस्ट लंप की बात करते हैं, जो महिलाओं में अगेन एक कंसर्न है कि हमें किन लंप्स के लिए, जो ब्रेस्ट में हमारी गांठ होती है, किन के लिए हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए या कब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कौन सी गांठें खतरनाक हैं, कौन सी गांठें नॉर्मल हैं जो हम घर में बैठ के निश्चिंत रह सकते हैं। तो उसके ऊपर कुछ बातें हम आपसे जानना चाहते हैं। एक्चुअली मैम, जो गांठ है ब्रेस्ट में, अगर कोई जनरली हम बहुत सारे क्राइटेरिया के अंडर उसको देख रहा, कोई पेशेंट आता है, तो अगर यंगर एज ग्रुप में पेशेंट है एंड गांठें जो हैं अगर छोटी हैं, बहुत सारी हैं, तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में से 15 से 40 की उम्र के बीच, जब जो औरतों के जो रेगुलर पीरियड्स वगैरह होते हैं उसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं शरीर में, उस दौरान बहुत सारे गांठें बनते हैं और वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ साथ उसकी जो शक्ल है वो बदलती रहती है। कभी वो सॉफ्ट हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, कभी गायब हो जाता है। तो वैसी गांठें जनरली हार्मलेस मानी जाती है। अगर कोई गांठ है जो अब बढ़ती जा रही है, साइज उसका बढ़ता जा रहा है,
एंड एक और चीज जो लोग ज्यादातर शर्माते हैं आके दिखाने में, जनरल एडवाइस इज अगर कोई गांठ एक आधे महीने से ज्यादा, एक पीरियड से ज्यादा कोई गांठ टिकी है तो आपको कंसल्ट कर लेना चाहिए, बिकॉज द डॉक्टर विल बी इन द बेस्ट पोजीशन टू गाइड यू। करेक्ट। एंड यहाँ पे मेरा एक छोटा सा सुझाव ये भी है कि ब्रेस्ट कैंसर इंडिया के अंदर इतना कॉमन है कि आई थिंक दैट इज द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन फीमेल्स। सो जो कैंसर हमें हमारी मृत्यु तक ले जा सकता है उसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। एंड दूसरी बात, यदि सही टाइम पे डायग्नोज कर लेते हैं, सही टाइम पे आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, तो हम ब्रेस्ट कैंसर को टोटली ट्रीट कर सकते हैं और उसके बाद की आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। सो यहाँ पे किसी भी प्रकार के ब्रेस्ट लंप को इग्नोर ना किया जाए। विजिट योर डॉक्टर नाउ सो दैट दे कैन गिव यू अ बेटर एडवाइस। वो लेना जरूरी है, उसके बाद आप अपने घर में निश्चिंत रह सकते हैं। एक और सवाल डॉक्टर नरेश, मैं महिलाओं की सेहत में एक बड़ा कॉमन सा टेस्ट हम कराते हैं जो थायराइड है। सो थायराइड की कौन सी ऐसी गांठ है या कब उनको लगता है कि उसको ऑपरेट ही कराना है या कब एक सर्जन को विजिट करना है? सो थायराइड की मैम सर्जन की रोल जो है थायराइड में आजकल काफी कम हो गया है, बिकॉज मोस्ट ऑफ, एक तो पहले थायराइड की गांठ ज्यादा इसलिए बनती थी क्योंकि आयोडीन की कमी होती है। अब सरकार ने नमक में जब से आयोडीन डालना शुरू कर दिया है तो वो कमी पूरी हो गई है, तो वैसे गांठ नहीं बनते हैं। तो गांठ का जो थायराइड की सर्जरी का जो रोल आता है वो तब आता है जब थायराइड ग्लैंड बहुत ही ज्यादा बड़ा बन गया हो और दवाइयों का असर खत्म हो गया हो या फिर उसमें कैंसर वगैरह की कोई संभावना दिखे, तभी सर्जन का रोल आता है। जनरली आजकल इवन प्रेगनेंसी में थायराइड स्क्रीनिंग होता है, सो मेडिकल मैनेजमेंट के बाद सर्जन की कभी जरूरत पड़ती है तो वो रेफर होते हैं। अदर देन दैट सर्जन का एक्टिव रोल काफी कम है। तो साइंस आई थिंक इतनी हमारी प्रोग्रेस कर चुकी है कि हम मेडिकल मैनेजमेंट से ही आज के टाइम पे थायराइड डिसऑर्डर्स को मैक्सिमम हद तक ठीक कर पा रहे हैं। इसके अलावा यदि आपको फिर भी कोई गांठ अपने गले के अंदर फील होता है, जो थायराइड ग्लैंड है उसका एक एनलार्जमेंट लगता है, बढ़ोतरी लगती है, तो हम आई थिंक डॉक्टर को दिखा सकते हैं और उसकी जांच करा सकते हैं। एक और बड़ा कॉमन सा टॉपिक है विमेन हेल्थ में जो है वेरिकोज वेन। सो जहां बात वेरिकोज वेन की आती है तो कितना कॉमन है वेरिकोज वेन प्रेगनेंसी में या फीमेल्स के अंदर कितना कॉमन है? एक्चुअली वेरिकोज वेन्स जब हम पढ़ते थे तो हमको बताया जाता था कि वेरिकोज वेन उन लोगों में ज्यादा, आज भी वो जैसे पुलिस वाले हो गए, टीचर्स हो गए, जो ज्यादा देर खड़े रहते हैं, जिनका स्टैंडिंग पोस्चर बहुत लंबा चलता है, तो उनमें वेरिकोज वेन्स की हाई रिस्क वो रहती है। लेकिन women are one particular criteria category because हर प्रेगनेंसी के दौरान वो 9 महीने के लिए जब बच्चा पेट में रहता है तो कॉन्स्टेंटली एक प्रेशर रहती है और पैरों से खून जो वापस ठीक से नहीं जा पाता, उसकी वजह से आफ्टर 2 or 3 pregnancies there is always some amount of varicosities in every lady। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इट इज वेरी कॉमन इन विमेन एंड ये ज्यादातर जो वेरिकोसिटीज विमेन में होती हैं ये छोटे वेरिकोस होते हैं और इसमें मोस्टली रंग का भेद होता है या वो कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं ज्यादातर। सो वेरिकोज वेन के लिए जो आज के टाइम हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो क्या क्या है, और घर में यदि मैं बात करूं कि मेरी महिलाएं कैसे उसको प्रिवेंट कर सकती हैं तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? तो अगेन मैम, इसमें जैसे हमने सर्जरी के लिए अपने बोला था कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो इसमें बहुत ही बड़ा योगदान रहता है कि आप उसको बनने ना दो। कुछ हद तक तो प्रेशर रहेगा बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे प्रेग्नेंट लेडी है उनको एनकरेज किया जाए कि स्टैंडिंग इज नॉट गुड बट वॉकिंग इज गुड। जब वॉक करेंगी तो मसल्स पंप करती हैं तो खून का संचालन होता है। स्टैंडिंग इज नॉट गुड। दूसरी चीज है कि जब वो लेटती हैं तो ऑलवेज हम एनकरेज करते हैं कि तकिया रख के पैर थोड़ा ऊंचा रखा जाए। जब भी लेटर प्रेगनेंसी में आप अपने पेशेंट्स को बोलते हो कि थोड़ा सा लैटरल पोजीशन में लेटें ताकि प्रेशर ना पड़े बड़े जो बिना केवा पे, तो वैसी चीज है। प्लस अगर कोई सिम्टम्स दिखें आफ्टर प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग,
ये हम इलास्टिक स्टॉकिंग्स बोलते हैं, दैट इज वन ऑफ द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर एवरी वेरिकोस वेन। वो एक तरीके का बाहर से दबाव रखता है ताकि पैरों में और इन वेन्स में सूजन ना बने। तो उसको इस्तेमाल करने का भी तरीका है कि आप रात को पैर ऊंचा रखें, पैरों का सूजन ज्यादातर खत्म हो जाता है। फिर आप जब सुबह उठें तो आप वेरिकोस वेन का जो स्टॉकिंग हो वो पहन के फिर अपना एक्टिविटी करें। तो जब आप खड़े हो, आप एक्टिव हो, तब आपने वो मोजा पहनना है, बाकी टाइम नहीं पहनना है। प्लस देयर आर सम अदर मेडिसिन्स generally will be prescribed if you take a consult, but yes, varicose veins is a very common problem। एंड जो थोड़े बहुत और कॉम्प्लिकेटेड वेरिकोस वेन्स होते हैं उसके लिए आजकल, पहले सर्जरी यूज्ड टू बी द ओनली ऑप्शन, टुडे देयर आर लॉट ऑफ वी से डे केयर प्रोसीजर्स और मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर्स, जैसे स्क्लेरोथेरेपी बोलते हैं। देयर आल्सो दिस वीनस लेजर्स आर बीइंग यूज्ड, तो उसमें एडमिशन की भी जरूरत नहीं होती, इट इज जनरली पेनलेस। आप एक ही दिन में अपना सेटिंग्स में होता है, बट आपका एक ट्रीटमेंट आधे दिन का भी नहीं होता है। तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। राइट। सो दोस्तों, वेरिकोज वेन यदि आपको है और यदि आप घर में रहते हैं और कोई हैवी वेट का काम करते हैं या आप प्रेग्नेंट हैं, उस दौरान में आपकी पैरों की नसों में नीले रंग का आपको नसें उभरी हुई नजर आती हैं, या आपको लगता है कि मेरी नसें फूली ही रहती हैं, जो प्रेगनेंसी की वजह से भी हो सकता है, और हो सकता है आपको वेरिकोज वेन हो, तो उस कंडीशन को भी इग्नोर ना किया जाए। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपकी ट्रीटमेंट के लिए एंड बहुत सेफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। प्लीज जाके डॉक्टर को दिखाएं और उनके बारे में जानें जरूर। Now moving on to one last question from my side is, how common is like surgical approach, जहाँ पे पेशेंट डायरेक्ट सर्जन के पास जाते हैं, या आपको कभी ऐसा लगता हो कि सर्जन के पास जाना, अक्सर लोग ये सोचते हैं सर्जन के पास जाऊंगा सर्जरी ही होगी। So do you have that type of people encountering, या उनको वो फियर नहीं है? I think मरीज को सर्जन के पास जाने में डर तो ज्यादा लगता ही लगता है। तो बाकियों के पास जिनको पता है कि ये या तो ये दवाई देंगे या वो दवाई देंगे, दे आर हैप्पी। बट आई गेस उसमें ऐसा है कि द नीड फॉर अ सर्जन इज वेरी वेल डिफाइंड। तो आप किसी न किसी तरीके से अगर आपकी बीमारी में सर्जन का रोल है तो आप सर्जन के पास पहुंच ही जाओगे। आप अपने डॉक्टर के पास जाओगे, वो बोलेंगे कि आपको सर्जन से मिलना पड़ेगा, तो अगर आप रास्ता इनडायरेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे जो चीज है आप लोगों के जानने के लिए वो ये है कि सर्जन्स हमेशा सर्जरी ही नहीं करते हैं। यदि कोई भी आपकी समस्या दवाइयों से सुलझ सकती है या दवाई उसके लिए एप्रोप्रिएट ऑप्शन है, तो सर्जन भी आपको दवाई ही देगा। सो ये फियर अपने मन से निकाल दें कि सर्जन के पास जाएंगे तो हमेशा ऑपरेशन ही होगा। सो ये आप लोगों के लिए है, बिल्कुल अपने उस डर को निश्चिंत होकर सर्जन के पास आप अपनी समस्या को लेके जा सकते हैं। वेरी क्विक क्वेश्चंस ऑन वेरियस मिथ्स एंड द फैक्ट अबाउट इट। सो बहुत सारे मिथ जो आए दिन अक्सर हमसे लोग पूछते हैं, सर्जरी से रिलेटेड मैं आपसे जानना चाहूंगी कि व्हाट इज द एग्जैक्ट फैक्ट ऑफ दैट। द फर्स्ट मिथ अबाउट गॉल ब्लैडर स्टोन। यहाँ पे लोगों को ये लगता है कि मेरा गॉल ब्लैडर स्टोन निकाल दें प्लीज आप, क्योंकि यदि आप मेरा गॉल ब्लैडर निकाल देंगे तो मुझे आने वाली जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी। सो व्हाट इज द फैक्ट? एक्चुअली हाँ, ये दिस अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। हमारे पास भी ज्यादातर, मानो अगर 5 पेशेंट आते हैं उसमें एक आधा तो जरूर पूछता है कि डॉक्टर साहब आप सिर्फ पथरी निकाल दो, मेरा गॉल ब्लैडर छोड़ दो। तो फिर समझाना पड़ता है, तो पथरी बन रही है गॉल ब्लैडर के अंदर, क्योंकि गॉल ब्लैडर में बीमारी है, इस वजह से उसमें जो पित्त का मूवमेंट है वो स्लो है। तो अगर स्टोन निकाला जाए तो फिर से स्टोन बनने की संभावना नहीं बोल सकता मैं, लगभग निश्चित है कि फिर से स्टोन बनेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि जो एरिया जहाँ पे गॉल ब्लैडर बैठा है वो बहुत ही डेंजरस एरिया है, तो हम लोग बहुत ही केयरफुली ये सर्जरीज करते हैं। तो उसी एरिया में बार बार जाके सर्जरी करना चैलेंजिंग है, एंड इट इज अ वेरी बिग प्रोसीजर। पेशेंट हैज टू गो अंडर एनेस्थीसिया, सो द मोस्ट कंप्लीट सर्जरी हियर इज टू मेक श्योर दैट वो स्टोन कभी ना बने फिर से। तो पित्त की थैली ही निकाली जाती है। अब जो बाकी टाइप के स्टोन्स होते हैं जैसे किडनी स्टोन है, उसमें मेडिसिन दिया जाता है या स्टोन को निकाला जाता है, बिकॉज किडनी इज अ वेरी क्रूशियल ऑर्गन, उसको नहीं निकाला जा सकता। एंड आई थिंक किडनी स्टोन जो यूरेटर में होता है या किडनी में होता है, उसका एक निकास है कि वो यूरिन के थ्रू निकल सकता है, वहां पे आप चांस ले सकते हैं मेडिसिन का।
लेकिन गॉल ब्लैडर Yes. स्टोन तो यदि निकलने की कोशिश करेगा तो वो बिल्कुल, कॉम्प्लिकेशन ही बिल्कुल। करेगा। जैसे आपने ये बात उठाई तो मेरे को याद आया, बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि इसकी किसी ने दवाई बताई है, वो पिघल जाएगा, वो निकल जाएगा, तो मैं उनको वही समझाता हूँ कि हमारा डर उसी में है। हम चाहते हैं कि वो ना निकले बिकॉज वो रास्ता बहुत खतरनाक है, तो उस रास्ते से बचने के लिए ही ये सर्जरी की जाती है, क्योंकि जो गॉल ब्लैडर के अंदर जो स्टोन होता है वो सिर्फ दर्द पैदा कर सकता है, थोड़ा बहुत इन्फेक्शन, लेकिन स्टोन आगे चला जाता है तो पूरे पूरे पित्त का रास्ता, लिवर का, जिगर का रास्ता रोक देता है, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, तो वो रास्ता हम अवॉइड करते हैं। राइट। गॉल ब्लैडर निकालने के बाद क्या किसी पेशेंट को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स रहती हैं कि खाना हजम नहीं होता? किसी किसी को रहता है मैम, आई विल नॉट से कि बिल्कुल ही नहीं रहता, बट एक चीज है कि ये खतरा पूरा का पूरा टल जाता है और नॉर्मली पेशेंट्स को कोई दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि जनरली जब स्टोन बन चुका है उसका मतलब है कि गॉल ब्लैडर अपना काम पूरी तरीके से नहीं कर पा रहा है। देयर कुछ और तरीके के स्टोन्स होते हैं जो गॉल ब्लैडर के बाहर कहीं और बनते हैं, वो इट इज फॉर सम अदर डिस्कशन, उनमें सोचा जा सकता है, बट अदरवाइज ये एक ही सर्जरी रिकमेंडेड है एंड सिम्टोमेटिक पेशेंट के लिए इट इज अ मस्ट। Okay. So my next myth is breast lump is always a cancer. नहीं मैम, मोस्ट ऑफ द लंप्स इन द ब्रेस्ट आर नॉन कैंसरस, बल्कि 1 से 2% ही कैंसरस निकलते हैं, बट किसी जिस औरत के या जिस लेडी के ब्रेस्ट में गांठ निकलती है उसको डर तो इसी बात का रहता है कि चाहे ये वाला कैंसर ना निकल जाए। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि लोग सोचते हैं कि ब्रेस्ट की जो गांठ है उसमें मेरे को पेन नहीं हो रहा है तो मैं सेफ हूँ, बल्कि ये बिल्कुल ही उल्टा है। जिस ब्रेस्ट के गांठ में पेन नहीं है और वो बढ़ता जा रहा है उसमें ज्यादा चांस है कि वो कैंसरस हो। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, अगर ब्रेस्ट लंप गांठ 6 हफ्ते से 8 हफ्ते तक बरकरार रहे तो आपको डेफिनेटली जाके दिखवा लेना चाहिए। ओके। एक और बड़ा कॉमन सा मिथ है कि लेडीज के अंदर स्पेसिफिकली कि अभी तो मेरी उम्र 20 साल है या 30 साल है तो मैं सर्जन के पास क्यों जाऊं, या मुझे कैंसर नहीं हो सकता, या मुझे कोई ऐसी चीज नहीं हो सकती जिसके लिए सर्जरी। बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज है, बट आज की डेट में कैंसर जो है छोटी उम्र की लोगों में भी दिखने लगा है, यंगर एज ग्रुप में। सो नो एज इज एग्जेम्प्ट, कैंसर किसी को भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स, कोई भी चीज है विच इज डिसकंसर्निंग, आपको दिक्कत हो रही है तो आपको मेडिकल ओपिनियन ले लेना चाहिए। वी आर सिटिंग हियर टू गाइड यू, तो आपको थोड़ा भरोसा रख के अपने क्लिनिशियन के पास जाना चाहिए। मुझे लेजर ट्रीटमेंट से अपना गॉल ब्लैडर निकलवाना है, सो लेजर एंड लेप्रोस्कोपी क्या दोनों सेम है? नहीं, एक्चुअली तो बहुत ही अलग चीजें हैं, बट दुनिया उसको लैप्रोस्कोपी को ही लेजर मानने लगी है। दुनिया लोग आते हैं हमसे बोलते हैं कि लेजर से इलाज करो। ऑफ कोर्स लेजर का एक अलग रोल है, जैसे मैंने बोला वेरिकोस वेन्स में लेजर यूज होता है, उसमें लैप्रोस्कोपी नहीं यूज हो सकता। तो लेजर कई सर्जरीज में यूज होता है, बट डायरेक्टली अब लेजर से बवासीर वगैरह का इलाज हो सकता है, बट लैप्रोस्कोपी का मतलब है कि पेट के अंदर की कोई चीज जिसमें हम बड़ा चीरा लगाए बगैर हम छोटे चीरों के इस्तेमाल से, हम दूसरे यंत्रों के इस्तेमाल से सर्जरी करें जिसमें पेशेंट की रिकवरी फास्ट हो। तो दुनिया उसको लेजर, शायद लैप्रोस्कोपी बहुत ही लंबा शब्द है इसीलिए शॉर्टकट इस्तेमाल किया जाता है। जो शब्द आपका डॉक्टर यूज करता है वो दूरबीन द्वारा है या वो लेजर द्वारा है, दोनों में डिफरेंस है, तो उस अंतर को जानने के लिए भी आपको अपने डॉक्टर से बात करनी होगी। एंड जब आपको वो अंतर समझ में आए तो आप अपनी सर्जरी को चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सी सर्जरी करानी है। एक और क्वेश्चन जो मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, आई थिंक इसके बाद मैं आपसे नहीं पूछूंगी, वो है कि आफ्टर लाइक व्हाट इज द मॉडर्न एरा साइंस टू बी इवॉल्विंग एज अ सर्जन? आई थिंक जो आप पूछ रहे हो, आज हम दूरबीन तक तो पहुंच चुके हैं, आगे क्या इवोल्यूशन? तो अभी आगे अब दुनिया उसके बारे में भी सुन चुकी है, पेशेंट्स कम आस्किंग, एक रोबोटिक नाम सबने सुना हुआ है, तो दैट इज द फ्यूचर। एंड इन एडिशन टू दैट आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अनदर थिंग व्हिच लॉट ऑफ पीपल आर हियरिंग। It is going to play a minimum role in medical specialties also, because your feedback and your prompts and anything which makes healthcare safer is always welcome.
So robotic surgeries are going to sort of make surgeries even more painless. It is going to become easier for the surgeon to operate because उसमें बहुत ज़्यादा जो ergonomics होता है, that is beneficial. So yes, the future would be, I think, with time we are going towards more and more minimally invasive surgery, looking at very very rapid recoveries, and with a sort of educated population. I think that is a rule, has to be a rule. Yes. So robotics, as you said, is the upcoming thing, which I think everybody is learning also, and you have doctors available for that. So आने वाले समय में और शायद साइंस तरक्की करेगी और ज्यादा बेटर सर्जरीज होंगी. So आप अपनी सर्जरीज के बारे में खुल के बात करें अपने डॉक्टर से, एंड उनके बारे में जानें कि कौन से आपके लिए बनी हुई है, कौन सा बेस्ट सूटेड ऑप्शन आपके लिए है, एंड देन यू कैन चूज एंड यू कैन मेक योर डिसीजन. एंड इसके साथ आई थिंक मेरे दर्शकों को आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सर्जरीज के बारे में मिली होगी. थैंक यू सो मच डॉक्टर नरेश टू बी ऑन मेडिकास्ट, एंड आई थिंक हम इसके आगे भी आपको बहुत सारे और टॉपिक्स के लिए इनवाइट करेंगे. टिल देन, see you again. Thank you so much, Dr. Jyoti, for having me over. I had a great time and looking forward to more opportunities. And thank you to the viewers also. Thank you so much. Thank you.